नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन से पहले मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि भारत में हुई हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न निर्यातक देश बन के उभरा है भारत। देश में मानसून पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने के लिए स्वदेशी जलवायु मॉडल विकसित। आईआईटीएम पुणे के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान समुदाय के सहयोग से किया मॉडल का विकास। पानी और खाद्य नमूनों में आर्सेनिक प्रदूषण का पता लगाने के लिए एक अति संवेदनशील और उपयोग में आसान सेंसर किया गया विकसित। यह एक आम आदमी द्वारा भी आसानी से किया जा सकता है संचालित। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही, 6 की मौत, 3 दर्जन से अधिक लोग लापता। सेना और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में भी बादल फटने से और तेज बारिश की कई घटनाएं। और अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जाने का फैसला लिया गया है ताकि जो मोटा अनाज है वो लोगों तक पहुंचे और पोषण की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन से पहले एक मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे किसानों की जो आमदनी है उसको दोगुना किया जा सकता है। भारत में 1960 के दशक में हुई हरित क्रांति का परिणाम है कि आज खाद्यान्न निर्यातक देश बन के भारत उभरा है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य देशों को वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के भारत का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उसके साथ साथ भारत द्वारा कृषि खाद्य प्रणालियों को टिकाऊ व्यवस्था में बदलने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की आय सहायता, ग्रामीण आय में सुधार, देश में अल्प पोषण और कुपोषण जैसी चुनौतियों का समाधान। भारत अब उत्पादकता बढ़ाने, फसल कटाई के बाद के प्रबंधन को मजबूत करने पर भी फोकस कर रहा है। किसानों और खरीदारों को एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार देने पर ध्यान देने को केंद्रित कर रहा है। और अब बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की। स्वदेशी जलवायु मॉडल विकसित पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने देश में मानसून पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक स्वदेशी जलवायु मॉडल विकसित किया है। मॉडल का विकास आईआईटीएम पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान समुदाय के सहयोग से किया गया है। यह मॉडल एक अत्याधुनिक जलवायु मॉडल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने देश में मानसून पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक मॉडल विकसित किया है। मॉडल का विकास आईआईटीएम पुणे के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान समुदाय के सहयोग से किया है। यह मॉडल एक अत्याधुनिक जलवायु मॉडल है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिसमें वायुमंडल के घटक, गहरे समुद्र के प्रवाह सहित महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक की समुद्री तट पर भी बात की जाएगी। यह पृथ्वी मॉडल प्रणाली मॉडल जिसे आईआईटीएम ईएसएम के रूप में जाना जाता है, दक्षिण एशिया का पहला जलवायु मॉडल है जिसने जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट में अपना योगदान दिया है। आईआईटीएम ईएसएम में जलवायु परिवर्तन के विज्ञान से संबंधित प्रमुख सवालों को हल करने की भी क्षमता निर्धारित है। इसके साथ साथ वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु, भारतीय मानसून, जलीय चक्र, समुद्री स्तर में परिवर्तन, बदलती जलवायु में उष्णकटिबंधीय महासागर वायुमंडल प्रक्रिया के विश्वसनीय अनुमान भी इसमें शामिल हैं। और सरकार ने आदिवासियों के 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र खोले। साहित्य अकादमी विशेष रूप से गैर मान्यता प्राप्त और आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और प्रचार को प्रोत्साहित करती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी विशेष रूप से गैर मान्यता प्राप्त और आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और प्रचार को प्रोत्साहित करती है। सरकार ने इसके लिए कई प्रयास किए। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता योजना के तहत राज्य सरकारों को इनके संरक्षण और समर्थन के लिए धनराशि भी प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने देश में आदिवासियों के लोक नृत्य, कला और संस्कृति संरक्षण और प्रचार करने के लिए 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक भाषाओं को खोजा है। इसके साथ ये केंद्र देश भर में नियमित रूप से विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करता है। साहित्य अकादमी साहित्य संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो भाषाओं और आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और उनके प्रचार को प्रोत्साहित करता है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का समर्थन नामक एक योजना का भी संचालन करता है।
इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को उनकी बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए धन भी प्रदान किया जाता है। साथ ही अनुसंधान और दस्तावेजीकरण गतिविधियों के साक्ष्य आधारित कार्रवाई और अनुपयुक्त अनुसंधान में समाधान खोजने की भी जरूरत होती है। इसके अलावा विकास, निर्माण और रखरखाव के मॉडल बनाने के लिए भी इस संस्था द्वारा समर्थन इसे प्रदान किया जाता है। जनजातीय संग्रहालयों, जनजातीय उत्सवों का आयोजन, नृत्य, संगीत और चित्रकला में जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ साथ प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी लगातार बार आयोजित किए जाते हैं। और अब बात करेंगे आर्सेनिक की। भोजन और पानी में मौजूद आर्सेनिक का चलेगा पता। अत्यंत संवेदनशील और उपयोग में आसान सेंसर 15 मिनट में ही यह पता लगा लेगा। अत्यंत संवेदनशील और उपयोग में आसान सेंसर 15 मिनट में ही भोजन तथा पानी में मौजूद आर्सेनिक का पता लगा सकता है। इंस्पायर फैकल्टी के फेलो डॉक्टर वनीश कुमार ने 15 मिनट में ही पानी और खाद्यान्न नमूनों में आर्सेनिक समूह का पता लगाने का एक सेंसर विकसित किया है। यह सेंसर अत्यंत संवेदनशील, चयनात्मक तथा एक ही चरण की प्रक्रिया वाला है। यह विभिन्न तरह के पानी और खाद्य नमूनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त और कोई भी आसानी से आर्सेनिक का पता लगा सकता है। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली में तैनात डॉक्टर कुमार द्वारा विकसित सेंसर का परीक्षण 3 तरीकों से किया जा सकता है। जो पहला तरीका है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मापन, कलर मीटर या मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से, या तीव्रता मापन और खुली आंखों से भी मापन करने के ये 3 तरीके बताए गए हैं। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 40 लोग लापता हैं। एसडीआरएफ और सेना की मदद से बचाव कार्य जारी है। खबरों के मुताबिक 4 जगहों की कियार नाला समेत कई और नालों में बादल फटने से अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। किश्तवाड़ जिले में होजार दच्छन क्षेत्र में भारी बारिश और बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ में 6 से 8 घर बह गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। प्रदेश के अलग अलग घटनाओं में अब तक 5 लोग मारे गए और 11 लोग लापता हैं। लाहौल घाटी के अनेक स्थानों में बादल फटने से भारी तबाही मचाई कई नालों में बाढ़ आने से उदयपुर केलांग का संपर्क कट गया है। इस अचानक आई बाढ़ में जाहलमा नाले का पुल बह गया है। वहीं लाहौल घाटी के अधिकतर इलाकों में संचार व्यवस्था भी ठप है। जहलमा नाले में आई भयंकर बाढ़ से जहलमा, गोहरमा, फुड़ा, कोठी व रपडिंग गांव में दहशत फैल गई। लगभग 15 मिनट बाढ़ ने तबाही मचाई। बादल फटने से केलंग के शख्स नाले सहित बिलिंग, लॉन्ट, संसा, जालमा, कमरिंग व थिरोट नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से मनाली लेह मार्ग जाम हो गया। दूसरी ओर काजा मार्ग पर छोटा दड़ा नाले में भी बाढ़ आ गई, जिससे काजा से आ रहे वाहन बातल व मनाली ग्राम्फू से काजा जा रहे वाहन छतरू में फंस गए हैं। बीआरओ ने सड़क पर यातायात बहाली का काम देर से शुरू किया। इसके साथ साथ लेकिन अचानक तुंजिंग नाले में बाढ़ से बीआरओ के एक मजदूर की मौत हो गई। वह इसमें 9 लोग अभी लापता है। हालांकि राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन खराब मौसम व बारिश होने से दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। जिला प्रशासन ने जिले में आपदा बचाव के लिए एनडीआरएफ के दल को बुला लिया है ताकि राहत व बचाव कार्य में तेजी लाई जा सके। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना जताई है। कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर सहित 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर और शिमला के लिए आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में सोमवार रात से लगातार बारिश हो रही है। शिमला स्थित मौसम विभाग ने भूस्खलन की भी चेतावनी जारी की है। लोगों को नदियों और नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। 1 अगस्त तक पूरे राज्य में खराब मौसम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अगले 2 दिन के लिए जो हमारा जिला कांगड़ा के अंदर जो रेड अलर्ट का जो घोषणा की गई है, उसमें जो टूरिस्ट आने वाले हैं इस दौरान, तो वो थोड़ा सा अपना स्थगित करें टूर प्रोग्राम। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, टूरिस्ट हैं, वो भी अपना जो यहाँ से जाना है उसको थोड़ा सा स्थगित करें 1-2 दिन के लिए। और स्वच्छ भारत अभियान के द्वितीय चरण के लिए ओडीएफ मैनुअल्स की लॉन्चिंग केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। मौके पर जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और मंत्रालय के सचिव मौजूद रहे। मौके पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओडीएफ की सफलता के बाद हमें ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को हासिल करना है,
जिसमें प्लास्टिक कचरे, गांव में सूखे और गीले कचरे का निस्तारण, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लक्ष्य को पूरा करना है। साथ ही इस मुहिम को आमजन को भागीदार बनाने की तरफ आगे बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि जिस तरह से स्वच्छ भारत प्रथम के लक्ष्य हासिल होने से पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसी तरह हम लोग ODF प्लस के लक्ष्य को भी हासिल करेंगे। ठोस दोनों तरह के कचरे से हम अपने गाँव को मुक्त करें, गाँव को संपूर्ण स्वच्छ बनाएं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जो है उसके डिस्पोजल का मैकेनिज्म बनाएं, प्लास्टिक वेस्ट के जो है वो फाइनल डिस्पोजल की एक पूरी श्रृंखला और बद्ध व्यवस्था खड़ी करें, तरल अपशिष्ट के जो है डिस्पोजल, ट्रीटमेंट, रिसाइकल और रीयूज़ के लिए एक पूरी व्यवस्था खड़ी की जाए। कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन सिरमौर जिला के नाहन निवासी जगमीत सिंह बालिया ने इस कहावत को झूठा साबित कर दिखाया है। जगमीत सिंह पिछले करीब 47 वर्षों से पौधरोपण कर रहे हैं और उन्होंने नाहन शहर के वीरान व बंजर पड़े इलाकों को आज हरा भरा कर दिया है। उन्हें बचपन से ही पौधरोपण का शौक रहा है और अपनी 4 दशक से अधिक की मेहनत के बलबूते उन्होंने नाहन शहर में कई पार्क विकसित कर दिए हैं। पेश है खास रिपोर्ट। बरसात के मौसम में हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है और लाखों पौधे रोपित किए जाते हैं, लेकिन इनमें से आधे पौधे भी जीवित नहीं रह पाते हैं। समाज में अनेक ऐसे लोग भी हैं जो गुमनाम होकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वर्षों से काम कर रहे हैं और पौधों की देखभाल करने में लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं नाहन के जगमीत सिंह वालिया, जो पिछले करीब 47 वर्षों से हरियाली रोप रहे हैं। जगमीत सिंह बचपन से ही पर्यावरण प्रेमी रहे हैं और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर शहर के कई वीरान व बंजर पड़े इलाकों को हरा भरा कर दिया है। नाहन शहर के अनेक स्थानों पर जगमीत सिंह ने गार्डन तैयार किए हैं और इस कार्य के लिए वे अपनी जेब से लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। वे नाहन में अनेक स्थानों पर पौधे लगाते रहे और आज बंजर भूमि पर बड़ी संख्या में औषधीय, फलदार और फूलों के पौधे लहलहा रहे हैं। पर्यावरण बचाना हमारा सबकी जिम्मेवारी है, इसलिए मैं जहाँ भी मुझे गंदगी मिलती है, कूड़ा करकट, उसको भी उठाता हूँ और साथ में पौधे लगाने का काम करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है इस काम से। मैंने पूरे तालाब के किनारे जो है, पूरा तालाब जो है लाइब्रेरी की तरफ से लेके और इधर फायर स्टेशन तक जो है 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम मिलता है, जिस दिन नहीं लगा मेरा दिन, उस दिन मैं दुगना टाइम लगाता हूँ। लगाना जरूर है, ये मिशन है अपना फूल पौधे लगाने का जी। जगमीत सिंह की पत्नी अनीता वालिया ने बताया कि उनके पति ने पटवारी के पद से सेवानिवृत्ति लेकर बागवानी को चुना और उनका आज भी पूरा दिन बगीचे में काम करते बीतता है। तालिस्तान तालाब के पास एक कूड़ा कचरे वाली जगह में फूल पौधे वगैरह लगाने शुरू कर दिए और 4-4 5-5 घंटे तक ये पूरा काम उसी में लगे हुए रहते थे और ड्यूटी की परवाह नहीं किए बगैर इन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली और हमने भी इनका हर समय सहयोग दिया और जब भी ये ऐसा काम करते तो हमें बहुत खुशी होती है। शहर के अनेक लोग जगमीत सिंह के काम से बेहद प्रभावित हैं और आज वे सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। ये जगमीत सिंह वालिया जी जो कई सालों से पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं, इसकी मुझे भी जानकारी नहीं थी कि कोई व्यक्ति इतने गुपचुप ढंग से बिना चर्चा में आए अपने काम में पूरी तरह से तल्लीन है। तो हमने यहाँ पर आकर उनका काम देखा तो पाया कि यदि वास्तव में नाहन में कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं तो वो जगमीत सिंह वालिया है। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं दुनिया में, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये बात जगमीत सिंह वालिया पर ठीक बैठती है। उन्होंने सुर्खियों में आए बिना 47 वर्षों की कड़ी मेहनत से नाहन शहर की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया है। नाहन से डीडी न्यूज के लिए जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे फूलों की खेती की। सावन के आने के साथ ही फूलों की खेती करने वाले किसानों के यहाँ भी खुशहाली आ गई है। कोविड लॉकडाउन की वजह से 1.5 साल से ठप पड़े धंधे को इस बार जोर पकड़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में भी फूलों की खेती करने वाले किसानों को काफी राहत मिली है। लॉकडाउन खुलने के बाद फूलों की मांग भी बढ़ गई है और आइए देखते हैं फूलों पर यह खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सावन के मौसम के खुशगवार होने के साथ ही फूलों की खेती करने वाले किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लॉकडाउन के बाद इस बार फूलों की खेती करने वाले युवा किसानों को राहत मिली है और कई जनपदों में किसानों के फूलों की मांग बढ़ गई है। दूर दूर के व्यापारी फूलों को खरीद रहे हैं। दिल्ली समेत एनसीआर में रजनीगंधा और गेंदे की मांग अचानक बढ़ी है। सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना, शादियों और पार्टियों में फूलों की खपत बढ़ी है, जिससे फूलों के भाव में उछाल आया है। फूलों की खेती का काम धीरे धीरे पटरी पर आने से किसान खुश नजर आ रहे हैं। हम पहले से फूल खेती करते आ रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से घाटे में गए। अब की बार जैसे सावन पावन चला है, अब थोड़ा लॉकडाउन हटा है, अब आपको काम ठीक से चला है। 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, अब खुला है तो शायद फूलों की डिमांड हो रही है। सावन का महीना है, बहुत उम्मीदें हैं। पहले फूल क्या था कि तोड़ देते, डाल देते थे, कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन अब धीरे धीरे काम वापसी आ रहा है। बाकी ये है कि धीरे धीरे डिमांड आ रही है जनपदों से, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फूलों में इस बीच जो 2 साल का लॉकडाउन रहा है, इसमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बहुत फूल बर्बाद भी हुए हैं और अब थोड़ा थोड़ा जैसे लॉकडाउन कम हुआ है तो काम थोड़ा पटरी पे आया है, तो फूलों की डिमांड बढ़ी है आसपास से। और जैसे शादी विवाह और सावन का महीना है तो इसमें काफ़ी थोड़ा किसान को थोड़ा फायदा सा हुआ है, थोड़ा रेट हमें ठीक मिले हैं। आढ़तियों ने सावन के शुरू होने से पहले ही किसानों से संपर्क करना शुरू कर दिया था। किसान भी आढ़तियों से मोल भाव कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जहां फूलों को बीते सालों में कोई नहीं पूछ रहा था, वहीं इस बार काफी अच्छे दामों में मोल भाव कर बुक किया जा रहा है। हापुड़ शहर के आसपास के गांव काठीखेड़ा, कमालपुर, सलाई, असौडा आदि कई गांवों में गेंदा और रजनीगंधा फूलों की खेती होती है। जिले के करीब 700 किसान 500 हेक्टेयर में गेंदा और रजनीगंधा की फूलों की खेती कर रहे हैं। हापुड़ से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। संसद में पर्चे फेंके जा रहे हैं। स्पीकर पर, मंत्रियों पर, अब तो प्रेस दीर्घा में भी पर्चे फेंके जा रहे हैं। लोकतंत्र की मर्यादा तार तार की जा रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या नेहरू इंदिरा के जमाने में विपक्ष ऐसी ही भूमिका निभाता था? राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, तो अब तो पत्रकार गैलरी तक भी कागजों को फेंकना, और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़ कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा था कि हम सदन के अंदर चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार अलग अलग विषयों पर चर्चा करती है। बीएसी की मीटिंग में, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में तय होता है कि इन किन विषयों पर चर्चा होगी। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? आखिरकार विपक्ष इस तरह की आपत्तिजनक हरकतें क्यों कर रहा है? आखिरकार विपक्ष लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार क्यों कर रहा है? और अब बात करते हैं स्वास्थ्य शिविर की। हरियाणा के नूंह जिले में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान की ओर से आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर के दौरान ग्रामीणों के मधुमेह, एनीमिया और उच्च रक्तचाप सहित कई तरह की स्वास्थ्य जांच की गई। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की यह खास रिपोर्ट। देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक ये है हरियाणा के नूंह जिले का बझेड़ा गांव। बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS द्वारा इस गांव में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर जन आरोग्य कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके लिए गैर सरकारी संस्था BSGSS स्थानीय लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास में जुटा है। इस शिविर का नूंह जिले की SDM IS अधिकारी सलोनी शर्मा ने उद्घाटन किया। बिश्नौली ग्रामोदय सेवा संस्थान के द्वारा जो ये हेल्थ कैंप आज ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं इन लोगों को बधाई देना चाहती हूँ और इन लोगों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये हेल्थ कैंप भेल और बिश्नौली संस्थान ने मिलकर यहाँ पे लगाया है। इट इज़ अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड
इन लोगों को इस बारे में जागरूक करने के बारे में कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन या अनीमिया कैसी बीमारी है और इनका इलाज किस प्रकार से हमें करा जाना है। मैं ये बधाई देती हूँ। एंड इसी तरीके से अगर जिला प्रशासन और जो CSR एक्टिविटीज़ है ये आपस में साथ मिलजुल के काम करेंगे तो हम जो लोग है यहाँ पे हेल्थ एंड काफ़ी पीछे हैं। और मेरी पूरी आशा है और मेरा ये विश्वास है कि अगर हम सारी संस्थाएं और जिला प्रशासन मिलकर काम करेंगे तो हम सारे इंडेक्सेस में ऊपर आ सकते हैं। BSGSS द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BHEL की CSR पहल के अंतर्गत आयोजित इस निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में बजड़ा गांव के लोगों के मधुमेह, एनीमिया और उच्च रक्तचाप की स्क्रीनिंग की गई। बेसिकली जो है मधुमेह के बारे में, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एनीमिया, इस पे इसको फोकस किया गया। लोगों में मुख्य रूप से बात है कि जागरूकता लाने की बात है कि जो इस इलाके के लोग हैं, चिकित्सा की सुविधा की जो भी है सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोगों में स्वतः अंदर से एक जागरूकता है, उस दिशा में ये कैंप का आयोजन किया गया है। और BHEL और बिस्नौली ग्राम सर्वोदय ग्राम सेवा संस्थान के दोनों के सहयोग से तो हम शुक्रगुजार हैं इस संस्थान के, जिन्होंने इस गांव को चुना, यहाँ की आवश्यकताओं को देखा और क्या चिकित्सा में यहाँ पे जरूरतें थी उसको ध्यान में रखते हुए उस कैंप का आयोजन किया। इस मौके पर 200 से ज्यादा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच हुई। इसमें मधुमेह, एनीमिया और उच्च रक्तचाप के अलावा खून की जांच सहित अन्य सामान्य स्वास्थ्य जांच, BP और ऑक्सीजन स्तर की भी जांच की गई। इस शिविर के दौरान ग्रामीणों को निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की गई। स्वास्थ्य चिकित्सा का अभाव भारत के सबसे पिछड़े जिले नूह में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसको स्वीकार करते हुए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और हमारी गैर सरकारी संस्था बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने आज बजेड़ा गांव में डायबिटीज, एनीमिया और हाइपरटेंशन के लिए व्यक्तियों के लिए एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा, टेस्ट और दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। गौरतलब है कि बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्थान है जो कि पिछले 2 दशक से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के कार्यों में कार्यरत है। गुरशिशाना, टीवी न्यूज, बजेड़ा गांव, नूह, हरियाणा। और कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को लाभ लगातार मिल रहा है। कोरोना काल में मुफ्त राशन अब कैरी बैग में रखकर बांटा जा रहा है। प्रयागराज जिले में इस योजना की शुरुआत इलाहाबाद के सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने की। इस दौरान उन्होंने मुफ्त राशन से भरे बैगों का वितरण किया और कई लाभार्थियों को किया। उन्होंने कहा कि इस महामारी में लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने महीने में 2 बार गरीबों को राशन फ्री में देने का फैसला किया है। यूपी से जमीनी हकीकत के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल में गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रयागराज जिले में इस योजना की शुरुआत इलाहाबाद सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने की। इस दौरान उन्होंने मुफ्त राशन से भरे बैगों का वितरण लाभार्थियों को किया। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के अंतर्गत आपको मालूम है कि पूरे देश में 80 करोड़ यूनिट्स को अनाज दिया जा रहा है निःशुल्क, क्योंकि कोविड की समस्या है और लोगों की दिक्कतें हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी 5 किलो पर यूनिट दिया जा रहा है 3.5 करोड़ कार्ड धारकों को, 14 करोड़ लोगों को। तो इस तरह से उसका वितरण हो रहा है। जनपद कासगंज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सभी कार्ड धारकों को गेहूं और चावल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जनपद में 1 महीने में 2 बार सरकारी खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। इसके अलावा नियमित सरकारी वितरण में पात्र परिवार को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट और अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। जनपद में 2,52,962 कार्ड धारक हैं जो सरकार की इस निःशुल्क अन्न वितरण योजना का लाभ उठा रहे हैं। हम पहले घर से बोरी लेके आते थे, लेकिन अब सरकार हमें बैग खुद दे रही है। कंट्रोल में हमको बैग भी मिलता है और राशन भी मिलता है। हम राशन लेने आते हैं तो बोरी ले जाते थे, अब बोरी नहीं लाना पड़ता हमको,
कंट्रोल में आते हैं, झोला सहित में हमको राशन मिलता है, राशन लेके हम जाते हैं। हमें 30 किलो राशन मिलता है और हर महीने मिलता है, सही तौल मिलती है, सही नाप मिलता है और लास्ट मंथ भी हमें फ्री मिला था और इस मंथ भी हमें राशन फ्री मिल रहा है। योजना की मदद से गरीब परिवारों को अन्न उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है। जनपद में उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और उन्हें पूरा निर्धारित खाद्यान्न मिले, इसके लिए जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वितरण पूरा होने तक अपनी दुकानें खुली रखें। जमीनी हकीकत के लिए प्रयागराज से उमाशंकर गुप्ता के साथ कासगंज से चंद्रशेखर गुप्त की रिपोर्ट।